ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है फिजिक्स के लिए, है ना। हमने पहला दिन जो डे वन में क्वेश्चंस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्थिर वैद्युतिकी का, उसी का आगे का भाग है आज। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे दूसरे लोगों के पास भी और अपने स्टेटस में भी, और साथ में कॉपी कलम अपना निकाल ले, जिससे आपका एग्जाम का बेहतर तैयारी हो सके। मिशन 2025 इंटरमीडिएट का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2025 फरवरी में, उसके लिए हम लोग बेहतरीन तैयारी करेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि चालक चालक पदार्थ से बने, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 20-21 तक क्वेश्चन किया था, उसके बाद का क्वेश्चन है 22। चालक पदार्थ से बने असीमित, चालक पदार्थ से बना हुआ असीमित आवेशित पतली चादर है, एक चादर है, और उसके सतह के नजदीक में आपको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। हम आपको एक एग्जांपल के बेस में समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक चादर है, ठीक है, और इसकी लंबाई असीमित है, बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम एक छोटा सा लंबाई ले लेते हैं, मान लो इतना बड़ा है ये। और इसके नजदीक में, इसके निकट में, निकट मतलब हो सकता है इसके सरफेस के जस्ट नियर, है ना, सरफेस पे नहीं लेकिन एकदम नजदीक में, आपको सरफेस से थोड़ा सा दूर रहे, सरफेस के निकट। अगर सरफेस पर होता तो लिखता कि सरफेस पर, लेकिन बोल रहा है कि के निकट, तो सरफेस के निकट कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पे आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र का मान। एक्चुअली में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी बोल सकते हैं, विद्युत तीव्रता भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसका मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा, हम इसका डेरिवेशंस, डायरेक्ट आंसर मारना नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। हम आपके पास एक चादर ले लेते हैं जो हमने बुक लिया था, इसमें ऐसे कंसीडर करना होता था, ठीक है, याद करो। एक छोटा सा एरिया, मान लो ये चादर है जिसकी मैंने एरिया ए ले ली, और इसमें एक छोटा सा एरिया हम लोगों को कंसीडर करना था, और इससे इस इस प्लेट से, ठीक है, मान लो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और यहीं पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस मुझे बनाना चाहिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा और स्पेस थोड़ा अरेंज कर ले, ठीक है। देखो, ये मेरे पास चादर, इसकी एरिया ए, एक स्मॉल पार्ट हमने काटा है एरिया का, स्मॉल पार्ट डी ए, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और यहीं पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो यहां पे भी हमको एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना होगा, ठीक है। और ये ऐसे हमने कर लिया। क्लियर है बात। अब देखो, ये डी ए, तो इसकी भी एरिया डी ए, तो एक हमने ग्राफ बना दिया, एक मिनट, डीए का, एक डायरेक्शन डीए का, और इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी तरह से इधर भी आपको एक वैल्यू कंसीडर करना होगा, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ है, तो इधर का भी डीए वेक्टर्स के साथ, और ये बीच की में एंगल भी बनेगा, लेकिन अभी एंगल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक फिगर बन के तैयार हो गया है, और अब हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि गॉस के प्रमेय के अनुसार निकलेगा। तो चलो गॉस के प्रमेय के अनुसार कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से और प्यार से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा क्या है, यहां पे हम लिख देते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, कि किसी सिस्टम का जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय का नाम हमने ले लिया क्योंकि अभी चैप्टर चल रहा था चुंबकीय का, तो वही याद है, लेकिन यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स होगा, है ना। तो कुल विद्युतीय, चाहे कुल विद्युत फ्लक्स लिख देते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 इनटू कुल आवेश, कुल विद्युत आवेश, तो शॉर्ट में सिर्फ आवेश लिख देते हैं, कुल आवेश। ये था कुल विद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 इनटू कुल आवेश। यानी कि गॉस का प्रमेय यही तो बताता है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि गॉस का प्रमेय बताता क्या है। तो किसी भी एक निकाय में जो फ्लक्स होते हैं, विद्युतीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स भी बोल सकते हो, कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और इसको आपने साबित भी करा था। तो अब यही मुझे इसी पे रिजल्ट निकालना होगा, तो मुझे कुल विद्युत फ्लक्स चाहिए, कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा वो समझो, ये पहले हमको निकालना होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स होगा E इंटू डी ए जोड़ E इंटू डी ए, यानी कि 2EDA। कैसे होगा इस बात को समझो। तो फ्लक्स की फॉर्मूला, फ्लक्स को हम लोग विद्युतीय फ्लक्स को साई से या फाई से सूचित करते थे,
और विद्युतीय फ्लक्स होता ही था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल का डॉट गुणन, और इसको पूरा फिर सॉल्व करके हम लोग विद्युत क्षेत्र और एरिया, क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल भी गुना कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल को गुना करके हमने एक रिजल्ट लाया था। मतलब मुझे फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र को उसके क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई करना होता है उस चालक का, है ना। तो देखो ये मान लो इधर का ये जो एरिया है और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ईडीए हो जाएगा फ्लक्स के कारण से, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है डीए, तो फ्लक्स हो जाएगा, इधर का फ्लक्स हो जाएगा ईडीए, इधर का फ्लक्स भी हो जाएगा ईडीए, तो टोटल जोड़ के 2 ईडीए। और उसके बाद मुझे कुल विद्युत आवेश चाहिए। कभी भी तीन तरह के आवेश का परिमाण हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में, एक आवेश का रैखिक घनत्व के रूप में, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो कभी भी चादर या प्लेट का बात होता है तो आवेश के हम लोग पृष्ठ घनत्व पे बात करते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है। और आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का परिमाण। कोई एक चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा प्रति एकांक क्षेत्रफल पे होता है। तो मान लो एकांक क्षेत्रफल पे आपका आवेश है सिग्मा, तो अगर डीए क्षेत्रफल हो तो आपकी आवेश क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डीए हो जाएगी। तो हमारी जो कुल आवेश है, कुल विद्युत आवेश, कुल विद्युत आवेश, ठीक है, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, ठीक है। और अब गॉस के प्रमेय के अनुसार यहां हम कुल विद्युत फ्लक्स का वैल्यू अगर बैठा दे तो हो जाएगा 2 ईडीए इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कुल आवेश। कुल आवेश को हम लोग सिग्मा डीए लिखेंगे और कुछ वैल्यू कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो तो डीए से डीए गया, ठीक है, तो कुल मिला के मुझे विद्युत क्षेत्र का ही वैल्यू निकालना है ना बुआ। तो ई बराबर, थोड़ा ऊपर कर दे शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो, तो अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, ये ई बराबर सिग्मा बटा सिग्मा, ऊपर में सिग्मा बच गया, नीचे में एप्सिलॉन नॉट, 2 उधर जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं तो इसलिए हम लोग इतना पे ही छोड़ सकते हैं, और शॉर्ट में भी। लेकिन अब आपको इतना डिराइव करके नहीं बनाना है, क्योंकि वो हमने आपको बता दिया डिराइव करके। आपको तो सीधा आंसर याद रखना है कि किसी भी चादर के लिए उसके निकट में अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कोई एक चादर है, जैसे एग्जांपल में ये एक चादर है, इस चादर के नजदीक में कोई एक बिंदु है, वहां पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन नॉट होता है मुक्त आकाश की परावैद्युतता, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आंसर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ढूंढिए कहां पे है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहा, ऑप्शंस में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो आंसर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दो यहां ना होके दो यहां होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है चारों का चारों ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि टाइपिंग्स में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। और बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत, जो हमारे गेस्ट पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चंस गलत होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये आंसर होने वाला है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यही अगर हम किसी चालक का बात करते हैं और वो चालक घन के रूप में होता तो उसकी रिजल्ट हो जाती सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ना होकर सिग्मा बटे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट हो जाता, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। मतलब हम किसी भी वस्तु को अगर चार्ज कर दे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग ये समझेंगे पहले कि आवेशित करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी भी ये अधूरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गेस में क्वेश्चंस गलत होते हैं। और इसी के लिए तो ये वीडियो ये बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप फंस जाओगे, बहुत सारा क्वेश्चंस बस डायरेक्टली ऐसे दे देता है और बच्चे फेर में पड़ जाते हैं। किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, अरे भाई तो पहले ये तो बताओ कि आवेशित को क्या करे, ऋण आवेशित करे या धन आवेशित करे, ये तो बताना है ना। यहां तो बस आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने से, ठीक है, क्या होता है उसका द्रव्यमान, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पर अलग, अगर आप धन आवेशित करते तो कुछ और चीजें होती है, ऋण आवेशित करते तो कुछ और चीजें। चलो एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। मान लो किसी रीजन से, कोई भी एक मेथड्स के द्वारा, चाहे वो मेथड फ्रिक्शन का हो या फिर और भी कुछ रीजन से, ये जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है।
मान के चलो कि इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हम मान लेते हैं, और इसके पास 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब इसके पास 10 प्रोटॉन रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम गया, ठीक है। और इसके पास 5 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो उतना ही होगा बट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बताओ ये कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके पास पहले टोटल 20 कण थे, छोटे छोटे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला के, अब इसके पास कण तो 19 बचे। तो द्रव्यमान पे फर्क तो पड़ना है, क्योंकि एक कण तो इधर से उधर चला गया, और कण से ही तो सारे कण मिलके ही, सारे कण के छोटे छोटे द्रव्यमान मिलके ही तो बहुत बड़ा रिजल्ट आया है ना। तो अभी देखो 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखो, यहां पे 10 प्रोटॉन और 10 टोटल कण मिला के 10 है, 10 कण है यहाँ पे। अब यहां पे देखो कि अगर जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टोटल 11 हो गए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसके पास तो एक कण कम रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, जो अपने पास ले रहा है, उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि जो जो और लेने वाला हमेशा ऋणात्मक होता है। एक और बात यहां ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज है यानी धन आवेशित है, और ये है निगेटिव चार्ज ऋण आवेशित, ये धन आवेशित और ये ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी द्रव्यमान तो बढ़ेगी ना। तो अगर अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज मतलब ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित, तो इसमें ऋण आवेशित एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तब यह ऋण आवेशित, तो इसमें जो द्रव्यमान है ना, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक। और पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज अगर हो यानी धन आवेशित, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसके पास कण की संख्या कम जाती है ना, तो जितनी एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन की जितनी द्रव्यमान रही होगी उतना तो द्रव्यमान कम जाएगा, है ना, तो धन आवेशित, ठीक है। तो यहां पे द्रव्यमान जो है वो घटता है। तो यहां पे ये क्लियर नहीं किया है कि वस्तु को कौन सा आवेशित कर रहा है, धन आवेशित या ऋण आवेशित। अब इसके बेस पे, धन आवेशित के बेस पे क्या आंसर होगा, ऋण आवेशित के बेस पे क्या आंसर होगा, ये आपके सामने हमने मेंशन किया है। ये क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ ना क्या कंफर्मली अधूरा है। इसमें होना चाहिए था कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, और अगर किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान, है ना, ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करता है अपने पास। क्लियर है बात? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होगा। चलो आगे, इसके बाद के क्वेश्चंस में चले। दिए गए चित्र में, अब यहां पे कोई चित्र ही नहीं दिया हुआ है तो हम आपको चित्र यहां पे बनाएंगे, उसी के लिए तो हम यहां पे खड़े हैं। एक दिए गए चित्र, एक ऐसा चित्र है, ठीक है, जिसमें यहां पे आवेश Q है, इस कॉर्नर पे आवेश कैपिटल Q है, इस आवेश पे यहां पे कॉर्नर पे कैपिटल Q है, यहां पे स्मॉल q है और यहां पे भी स्मॉल q है, और यहां से एक डायगोनल यानी विकर्ण खींचा हुआ है। ये R है इसकी लेंथ, और ये भी R है, मतलब ये एक वर्ग है, ये फिगर है। तो ये हो गई दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो, आवेश Q पर मतलब इस Q आवेश पर कुल प्रभावी बल जो है वो शून्य है, यानी प्रभाव जो बल का लग रहा है वो शून्य हो जा रहा है। 2018 को क्वेश्चन है। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान बताइए, कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान इनमें से कौन होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस r है, ब्लू कलर से हम मेंशन कर रहे हैं, ये r है, ये भी r है, तो ये भी r और ये भी r होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। और अगर ये r है और ये r है तो 100% ये √2r होगा। अब कैसे? देखो, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब h बराबर हो जाएगा √p स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर जोड़ r का स्क्वायर। रिजल्ट हो जाएगा 2r स्क्वायर, दैट मीन्स √2 इंटू r।
ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया √2r। समझ रहे हो बात? अच्छा, अब बल की बात करते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करें और बल की बात करें। मान लो, ठीक है, इस जगह पे F1 बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में F1 बल, इन दोनों आवेश के बीच में मान लो F2 बल लग रहा है, और इन दोनों आवेश के बीच में F3 बल लग रहा है। तो बल में भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की अगर वैल्यू निकाले तो यहां पे वही फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण F3 F3, तुमको हम आएंगे तो बहुत पीटेंगे। F3 स्क्वायर इक्वल टू, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो, F2, सॉरी आपको नहीं बोल रहे थे। चलिए अब यहां देखते, F3 स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस पर में हम इस बल में भी लगा सकते हैं। और F3 की अगर बात करें बुआ, तो आपने विद्युत बल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ठीक है, विद्युत बल बराबर पढ़ा था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। यही तो विद्युत बल की सूत्र होती थी, विद्युत बल की। ठीक है, अब हम इस कांस्टेंट को ना K मान लेते हैं, बार बार ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, इसको K मान लेते हैं, और Q1 इंटू Q2/r², थोड़ा आसान रहेगा। F बराबर K इंटू Q1/Q2/r²। तो F3 की अगर बात करें तो हम K लिख देते हैं, K कांस्टेंट 1/4πε0 के जगह, Q1 इंटू Q2 तो F3 में हो जाएगा Q इंटू Q, Q इंटू Q बाई r²। तो r मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है √2r इसका स्क्वायर इक्वल। अब F1, ठीक है, ये है F1, तो इसके लिए भी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। 1/4πε0 के जगह K लिख देते हैं, K इंटू ये वाली दोनों आवेश Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है R, तो r² प्लस इसी तरह से इधर भी अगर हम चले, एक मिनट, तो इस वाले में आवेश Q इंटू Q ही और बटा r²। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर ले। तो एक तो बात है कि K और Q और डिवाइडेड में r² कॉमन ले लेते हैं यहां से, मतलब साइड में कर देते हैं K, Q और r² को, तो फिर भी यहां क्या बच जाएगा, एक Q बचेगा और √2 का स्क्वायर 2 बचेगा। और इधर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, मिसिंग हो रहा है, और वो ये कि इस टोटल का स्क्वायर भी तो लगाना है ना बच्चा, क्योंकि F3 का स्क्वायर ही तो F3 का वैल्यू हो गया था। F3 का स्क्वायर, यहां पे भी टोटल स्क्वायर चढ़ेगा, यहां पे भी टोटल स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, 2018 को क्वेश्चन से सबसे इतिहास का सबसे भारी एग्जाम हुआ था। अब हम लोग यहां से K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, फिर इंटू Q स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना। अच्छा, बाहर हमने निकाल लिया। यहां की अगर बात करें तो यहां से r² बाहर निकलेगा, फिर भी अंदर क्या बच जाएगा, एक Q स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे में √2 का स्क्वायर, दैट मींस 2 बचेगा। ठीक है ना। अच्छा आगे, अच्छा यहां पे भी और भी बच जाएगा, और भी बचेगा, मतलब यहां अभी भी एक r² बचेगा। देखो क्या, कैसे r² बचेगा, और देखो ये r² तो है ना उसके पावर स्क्वायर, ठीक है, r² तो है ही, उसके पावर में भी एक स्क्वायर है। तो अगर हम यहां से ये r के पावर 4 हो गया, r² का स्क्वायर तो r के पावर 4, तो r² अगर कॉमन भी लेते हैं फिर भी एक r² बच जाता है। क्लियर है बात? और यहां देखो √2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 और फिर 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4। ठीक है, आगे यहां से अगर बात करें, यहां से क्या क्या कॉमन हो सकता है, यहां से भी K² कॉमन हो सकता है दोनों में, और उसके बाद दोनों में से Q² भी कॉमन हो सकता है, दोनों में से स्मॉल Q² भी कॉमन हो सकता है, लेकिन स्मॉल Q कॉमन ना ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इधर जो है ना वो Q² है तो आराम से कट जाएगा, लेकिन अगर कॉमन ले भी लो तो कोई बात नहीं, चलो अगर तुम्हारी मर्जी है तो ले ही लो। और डिवाइडेड में r² का होल स्क्वायर, तो एक r² कॉमन हो जाएगा,
एक आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम जरूर आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चंस में एक जगह बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इधर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मिनट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। एक मिनट। जस्ट वेट। ओहो, यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लिए इसको और ये उड़ा दें। ठीक है, क्योंकि अगर कॉमन की बात करें तो हम लोग कॉमन्स जो ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको और आसान बनाते हैं कॉमन्स लेने में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। ऐसे देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। के स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब क्यू के पावर 4, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, सीधा सीधा, और फिर आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर आर के पावर 4, बात खत्म। अब इधर देखो इस साइड में, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर के पावर 4, ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ऐसे कर लो, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के पावर 4। अब यहां से कॉमन लेना आसान हो जाएगा, इधर साइड जो है सो है वही छोड़ देते हैं, आर इंटू आर के पावर 4, स्पेस भी थोड़ा कम था वहां पे, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बट्टा में आर के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। इधर लेने के लिए तो हम स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही हुआ, दोनों तो सेम ही है ना। तो अगर मान लो चलो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, क्योंकि कंप्लीटली पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा आगे, अब अगर रिजल्ट देखें तो क्या बचेगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, ठीक है, आर के पावर 4 से आर के पावर 4 गया, एक क्यू स्क्वायर से एक क्यू स्क्वायर भी गया। ठीक है, अब फाइनली क्या रिजल्ट बचा वो देखो, क्यू स्क्वायर बटा में 4 इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है, यहां पे भी क्यू स्क्वायर बच रहा है और इंटू 2 बच रहा है, इंटू 2, क्यू स्क्वायर इंटू 2। अब थोड़ा सा और अगर आगे एक्सप्लेन करें इसको, तो क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू को एक तरफ कर दिए, और इधर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 8, समझ रहे हो बात, पक्का। तो क्यू बाई क्यू की वैल्यू जो है वो √8 हो जाएगा, और √8 का मतलब 2√2, और ये आंसर हो गया। तो अब बताओ, अब ऑप्शन तुम बताओ कि 2√2 यहां पे कौन सा आंसर है, 2√2। जल्दी से हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आपको एबीसीडी में कमेंट करना है कि 2√2 कौन सा आंसर है एबीसीडी में। ठीक है, जल्दी से। और बाकी ये तो जो है वो पीडीएफ चला जाएगा आपके ग्रुप में, और आपको पता है कि नंबर आपको ये यूज करना है व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। ठीक है, एक पेज एक्स्ट्रा है, उसको थोड़ा डिलीट कर ले। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रति एकांक किसी चालक के, है ना, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, या आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। यानी कि मान लो अगर किसी चालक का क्षेत्रफल ए है और उस पर आवेश का परिमाण क्यू है, तो एकांक क्षेत्रफल पे आवेश का परिमाण क्यू बाई ए होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी क्यू बाई ए। क्यू का मतलब आवेश और ए का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, आवेश का अगर एसआई मात्रक बात करें तो कूलम्ब, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दैट मींस कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। किस तरह से ऑप्शन दिया है, हाँ, कूलम्ब
पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आंसर आपका है एबीसीडी में से। ठीक है, जल्दी से कूलम पर मीटर स्क्वायर एबीसीडी में से कौन सा आंसर है, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट में चले, सब लोग लगभग आंसर दे ही दिए होंगे, है ना। तो आगे के वीडियो में चले, आगे के क्वेश्चंस में हम लोग चले। क्वेश्चंस है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, यदि किसी गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ है, उसके अंदर अगर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। विद्युत फ्लक्स, एक गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, और उसके अंदर में प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार, आपने गॉस का प्रमेय पढ़ा था कि गॉस के प्रमेय के, गॉस का प्रमेय, ठीक है, एक मिनट, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स होता था यानी विद्युतीय फ्लक्स, वो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता था। तो आवेश आपने क्यों दिया है और 1 गॉस का प्रमेय यही तो था ना कि चुंबक, जो आपकी विद्युतीय फ्लक्स होती थी वो कुल विद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता था। तो कुल आवेश क्यों, उसका 1/एप्सिलॉन, यानी रिजल्ट Q/एप्सिलॉन, Q/एप्सिलॉन। अब बताइए आंसर कौन सा है Q/एप्सिलॉन। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और हम आगे बढ़े। पता चल ही क्या होगा, चलो हम एक बार टिकट भी कर देते Q/एप्सिलॉन। ठीक है, आंसर तो हमने निकाला ही है। आगे अब क्वेश्चन क्या है कि किसी दूरी पर, ठीक है, किसी दूरी पर स्थित दो आवेश, किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यानी दो, किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण, दो को मान लो आवेशित कण है और कोई दूरी पे स्थित है, सपोज मान लो आवेशित कण है, तो मान लो इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश Q2 है और इसके बीच की कोई डिस्टेंस है जिसका नाम है R, और उसके बीच एक बल लग रहा है, ठीक है, वो बल है मान लो F। ठीक है, यदि उनके नीचे की दूरी, वो नीच नहीं, या सारा बीच होगा, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी इसके दूरी को कम कर दे, आधा सीधा कर दे, तो विद्युत बल का मान क्या होगा इनमें से। मतलब अगर जब इतना पे स्थित था तो बल F था, जब हम दूरी को आधा कर देंगे तो बल क्या होगा, F हो जाएगा, F ही रह जाएगा, या 2F हो जाएगा, या F/2 हो जाएगा, कुछ तो होगा। चलो अब उस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब सुनो, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, केस 1 में जब वस्तु उसी दूरी पे था, तो मान लो F1 उस समय का बल मान लेते हैं, और 1/4πε0 जिसको हम K के रूप में लिख सकते हैं, और आवेश हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R²। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में आपको क्या करना है ना, सेकेंड केस में मान लो F2 निकालना है, K वही रहेगा, आवेश भी वही है, लेकिन दूरी को आधा कर देना है, तो जो R है वो R/2 रह जाएगा और R/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो F2 बराबर K इंटू, ठीक है, Q1 इंटू Q2 बटा में R², और ये 2 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, डेट मीन्स 4। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर ले, आपको वैल्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रॉम, हिंदी में लिखते हैं, समीकरण 2 को भागा दे देते हैं 1 से, 1 करने पर आपका रिजल्ट क्या होगा वो सुनो। ठीक है, 2 को अगर 1 से भागा दे देंगे तो F2 बटा में F1 डिवाइड हमने कर दिया, और इधर अगर डिवाइड करो तो K Q1 Q2/R² मल्टीप्लाई बाई 4, और इधर K इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, अब अगर बात करें यहां पे कैंसिल करने का, तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या रिजल्ट वो देखो। F2 बराबर F1 को अगर इधर ला दे तो 4 गुना F1, और F1 का जो था, दोनों के बीच में F1 मतलब पहले वाले बल, तो दोनों के बीच में बल जो है वो F लग रहा था, तो हम F2 बराबर 4 गुने F कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो सेकंड केस में बल आया, यानी दूरी को आधा करने के बाद जो बल आया,
वो पहले वाले बल का 4 गुना है, यानी आंसर 4F। पहले वाले बल का कितना? 4 गुना, 4F। आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सा है जल्दी से, और फिर देखिए कि आपका सही है कि नहीं। 4F। ठीक है, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में चले। क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता, मुक्त आकाश की परावैद्युतता, जिसको सूचित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, तो ये इसकी वैल्यू होती है, और ये इसकी मात्रक यानी यूनिट होता है फैराड पर मीटर। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर है। फैराड पर मीटर, यहां पे थोड़ा सा सुधारना होगा। फैराड पर मीटर, मीटर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, तो ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्मॉल एम होना चाहिए, ये सब ठीक है। यहाँ पे भी न्यूटन पर मीटर, फिलहाल वहां फैराड पर मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। कौन सा ऐसा राशि है भाई जिसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर, इंग्लिश में लिखा हुआ है वोल्ट बटा मीटर, यानी कि V बटा M। और V का मतलब हो गया विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, और बटा में मीटर, वोल्ट बटा मीटर। ठीक, तो मीटर का मतलब एक तरह का लंबाई है, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, वोल्ट बटा मीटर यानी वोल्ट पर मीटर। तो ये आपने एक पढ़ा था टॉपिक, आपको याद हो नाम, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जिसमें एक सूत्र निकलता था डीवी बटे डीएक्स, ई बराबर माइनस डीवी बटे डीएक्स। ये एक वैल्यू था ई बराबर माइनस डीवी बटे डीएक्स, इसको हम लोग विभव प्रवणता बोलते थे। क्या बोलते थे? विभव प्रवणता। तो डीवी बटे डीएक्स जिसको हम लोग ई लिख सकते हैं, ऐसे माइनस में होता था रिजल्ट, तो इधर भी माइनस लगा सकते हैं कहीं भी, लेकिन फिलहाल माइनस वो निगेटिव साइन है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, वो हम लोग क्लास में पढ़े थे। तो ई बराबर डीबी बटे डीएक्स, यानी डीवी से ये विभव हो जाता था और ये एक लंबाई। तो ये जो है वो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या सिर्फ विद्युत क्षेत्र बोल लेता है बहुत लोग, विद्युत तीव्रता भी बोल लेते हैं, विद्युत, है ना, विद्युत प्रबलता भी बोल लेते हैं, उसका ये मात्रक है। ऐसा ही मात्रक है वो भी वोल्ट पर मीटर। और एक और चीज हम आपको बता दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक है वो ये वोल्ट पर मीटर तो है ही, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और मात्रक है इसका, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो वोल्ट बाय मीटर, तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत प्रबलता बोल सकते हैं, यानी आंसर। ठीक है, मजा आया। क्वेश्चंस आज कम ही हो पाएगा एक्चुअली, क्योंकि 8 बजे वीडियो लॉन्च के लिए हमने बोला था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था एक्चुअली, और 7:24 के आसपास हो गया, 7:24 बज गया है, आधे घंटे में वीडियो अपलोड भी करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं फिलहाल आज के लिए। ठीक है, देखते हैं, अगर आसान सा क्वेश्चन है तो हम लोग 30 तक क्वेश्चंस कर लेते हैं। 30 तक क्वेश्चन है, आवेश की विमा क्या होती है। तो देखो, आवेश की विमा इस तरह से निकलती है, विद्युत धारा, आपने पढ़ा है ना, विद्युत धारा बराबर आवेश का प्रवाह और बटा में समय। ठीक है, तो समझ रहे हो बात। तो आवेश का रिजल्ट क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुना समय। और विद्युत धारा का अगर विमीय सूत्र पता करना हो तो ए या आई से सूचित करते थे, और समय का टी से। तो या तो हम एटी लिखेंगे या तो हम आईटी लिखेंगे। थोड़ा तबियत भी अस्वस्थ लग रहा है, मेरा गला फंस जा रहा है एक्चुअली। तो एटी या फिर आईटी, ये दोनों में से कोई ऑप्शन, एटी या फिर आईटी। ठीक है, क्योंकि समय के लिए तो टी होता है और विद्युत धारा के लिए ए या आई लिखते हैं, तो ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए, मुक्त आकाश की परावैद्युतता कितनी होती है। तो अभी जस्ट हम प्रीवियस भी पढ़ाए कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता एप्सिलॉन आर, वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। एक्चुअली में आवाज भी थोड़ा निकलने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे। वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, तो इसकी वैल्यू होती है। तो जितना क्वेश्चंस अभी हुआ है फिलहाल आप इतना क्वेश्चंस आप कंप्लीट रखें, क्योंकि थोड़ा तबियत भी स्वस्थ लग रहा है, आंख से भी थोड़ा आंसू आ जा रहा है। तो लेकिन आप जितना आपके लिए करवाया गया है ये सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट रखेंगे। वीडियो
जो भी आपका पीडीएफ बनेगा वो ग्रुप में जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे इस नंबर पे मैसेज करके और मुझे आप ग्रुप में जोड़ने को बोलोगे अपना डिटेल्स भेज के, तो आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखे तब तक। ठीक है, अपना ख्याल रखे और साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे कि दूसरे बच्चे के पास पे पहुंचे, और हंसते मुस्कुराते रहिए और मेहनत खूब करिए और खूब मजे से रिजल्ट बेहतर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।